इंजीनियरिंग की बात आप यूपी में भी आप कई बार करते रहते हैं अपने कार्यक्रम में। बिहार में इस समय जिसको कहते हैं ना परफेक्ट सोशल इंजीनियरिंग है, दूसरे कोई स्पेस ही नहीं। मतलब जब नीतीश जी ने कल अपना ये प्रेस के बाद वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 7 पार्टी का वो है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम और आरजेडी हैं और हम और कांग्रेस। उन्होंने मतलब जो और पार्टीज हैं उनको भी साथ रखने की बात कही है। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहां पे जो भी सोशल इंजीनियरिंग बिहार में हुई है उस पर बीजेपी की बहुत समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी उसमें कुछ डेंट कर पाएगी। मैं आपसे जो मेरा प्रश्न है कि यूपी में इसका क्या कोई असर डाल पाएंगे नीतीश, क्योंकि यहाँ एसपी और बीएसपी के परिप्रेक्ष्य में एक तो एसपी बीएसपी का वो गठबंधन नहीं है जो लोग बार बार कहते हैं कि वहां आरजेडी और जेडीयू। बीएसपी यहाँ एक दूसरे सोशल इंजीनियरिंग के एक दूसरे सेगमेंट को एड्रेस करती है, वो एक दूसरे सेगमेंट को एड्रेस करते हैं। तो आपसे जरा ये समझना है कि नीतीश जी के इस बदलाव से उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए सिंह साहब, पहले तो मैं नीतीश जी वाले मुद्दे पर बात करूंगा जी जी। कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने को ओबीसी चेहरे के रूप में कई इलेक्शन में सामने रखा, वो अपनी जाति को लेकर के भी सामने आए। कभी उन्होंने कहा कि मैं दलित वंचित तबके से आता हूं, गरीब हूं, वगैरह वगैरह। नीतीश कुमार ओबीसी का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। जो ये सवाल आता है ना कि साहब मोदी जी नहीं तो कौन, तो एक तो जिसको कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, नीतीश कुमार तो ओबीसी हैं, मोदी जी तो ओबीसी बने हैं, दोनों में फर्क है। तो और दूसरा ये कि बिहार की जो राजनीति है वो सोशल जस्टिस की राजनीति रही है, और मैं अगर 90 के दशक में ले जाऊं तो वो मंडल की राजनीति रही है। जो कमंडल की राजनीति है, जो हिंदुत्व की राजनीति है, वो आज चरम पर है, जहां सीधे तौर पर एक धर्म विशेष के नरसंहार के नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को घोषित करो ऐसे विज्ञापन लखनऊ में लगे हुए हैं, चारों तरफ हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसी बातें हो रही हैं, और मंदिर से लेकर के बहुत सारी चीजें हो ही चुकी हैं। तो जिस दौर में हिंदुत्व अपने चरम पर हो, उसमें जातिगत जनगणना के सवाल पर पहले नीतीश और तेजस्वी एक साथ आते, जहां से भूमिका बननी शुरू होती। उसके बाद इफ्तार पार्टी में दोनों लोगों का एक साथ मिलना, नीतीश कुमार का तेजस्वी को बाहर तक छोड़ने जाना, जहां से जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री बन रही है, वहां से होते हुए 4 प्रधानमंत्री की बैठक में नीतीश कुमार की गैर हाजिरी, ये बहुत पहले से पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी कि बिहार में कुछ बदलाव होगा। लेकिन जिस वक्त में आकर के ये बदलाव हुआ है, जहां आपने महाराष्ट्र को ध्वस्त किया, माने एक जो कहते हैं कि जो जलजला है, जो हिंदुत्व का आ रहा था, सब कुछ को तहस नहस करते हुए, और बहुत सारे लोग जो इस समय की पॉलिटिक्स से बहुत परेशान और निराश थे, उन्होंने देखा कि एक बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आकर के इस पूरे जलजले को रोकते हैं, और रोकते नहीं, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। तो मैं एक जो संभावना देख रहा हूं कि क्या अब इस कमंडल के बरक्स फिर से मंडल की राजनीति तेज होगी, क्योंकि मंडल कमीशन की 2 ही सिफारिशें लागू हुई हैं। बहुत सारी सिफारिशें हैं जो अभी लागू होनी है, और इस समय जिस तरह से रिजर्वेशन डाइल्यूट हुआ है, वो लेटरल एंट्री से लेकर के आप चले जाइएगा हायर एजुकेशन में, चाहे पीएचडी की सीट हो, चाहे टीचिंग की पोस्ट हो, जिस तरह से एनएफएस किए जा रहे हैं, तो ये जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास है उसमें जो बेचैनी है, और वो मंडल की राजनीति को लेकर के ज्यादा एग्रेसिव है। आप देखिए इधर जितनी सेनाएं बनी हैं, जितने संगठन बने हैं, मेरी हो सकता है कि समझ कम हो, मैंने उतना राजनीति को नहीं देखा है जितना अनुभव आप लोगों का है, लेकिन इधर आप पिछले 2 साल में जो अनुभव करेंगे, हजारों संगठन दलित पिछड़ों के, आदिवासियों के इन सवालों पर मुखर हुए थे। पेरियार ललाई सिंह से लेकर के रामस्वरूप वर्मा होते हुए, और फूलन देवी की जयंतियां मनाए जाने से लेकर के
माने मैं वो आइकॉन बता रहा हूं कि जिनको लेकर के पहले ये सब नहीं होता था। कबीर पर, रैदास पर, बाबा साहब अंबेडकर पर, इन सब पर तो प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन अब और उसका विकेंद्रीकरण हुआ है। और ये जिस तरह से जन जागरण चल रहा है, तो मैं इसमें एक संभावना तलाश कर रहा हूं कि हो सकता है कि बिहार से अब मंडल के बरक्स एक कमंडल की सॉरी कमंडल के बरक्स मंडल पार्ट 2 असल में मोदी जी ने हालांकि हाईजैक करने की कोशिश की थी जब उन्होंने नीट में आरक्षण दिया और मंत्रालय में बहुत सारे ओबीसी को और एक एक जाति को दिखा करके कहा कि देखिए हमने इतने इस जाति के मंत्री बनाए हैं, तो ये मंडल पार्ट 2 है। असल में जो मंडल पार्ट 2 है सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स का, वो अब शुरू हो सकता है। मैं जहां हम सीधे तौर पर कमंडल की पॉलिटिक्स को मात दे सकते हैं, वहां की ये शुरुआत हो सकती है। जो दूसरा जो सवाल है आपका कि उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा, देखिए वहां आरजेडी और जेडीयू के बीच तमाम तल्खियों के बावजूद एक गुंजाइश हमेशा बनी रही है और निजी जीवन में वो बहुत नजदीक रहे हैं, वो दोनों लोग, लालू और नीतीश। और बाद में तेजस्वी ने भी कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं की है जिससे गुंजाइश खत्म हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव में ये समझ नहीं है। वो वैचारिक, मुझे लगता है कि जो तालमेल होना चाहिए वो भी नहीं है कि आप वैचारिक पटल पर ही एक होकर के चले आए। यहां पे एक डर जो कायम किया गया है, उस डर के कारण, और दूसरा एक दूसरे को जो पॉलिटिकल पूरा शत्रु बना लिया है, उसके कारण इनका एकजुट होना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। अब पॉलिटिक्स में हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा। हाँ, अब ये जरूर है कि कांग्रेस का क्या कदम होता है। जो संभावनाएं मैं कांग्रेस के लिए देख रहा हूं, अगर इस समय वो दलित पॉलिटिक्स पर आ जाएं, जिसकी चर्चा मैं चुनाव के पहले भी कर रहा था कि दलित पॉलिटिक्स का वैक्यूम है उत्तर प्रदेश में, जो गलती अखिलेश यादव ने की थी। मायावती अब नहीं है, वो कुछ भी कर रही हो, लेकिन असल में मायावती चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती। पिछला चुनाव अगर उन्होंने लड़ा होता तो ये रिजल्ट नहीं आता। अगर कांग्रेस पार्टी दलित लीडरशिप को आगे करके और मुस्लिम के साथ बेहतर तालमेल बना करके अगर वो आगे बढ़ती है, तो ये 20-22% जो वोट है उसके ऊपर जो तब्दीली चाहता है वो वोटर भी आ जुड़ेगा और एक बेहतर परिणाम कांग्रेस को उसी तरह से मिल सकता है जैसे 2009 में मिला था, बिल्कुल अनएक्सेप्टेड। और उसके बाद तस्वीर एक दूसरी बन सकती है। तो फिलहाल जो आपका सवाल है, मुझे उसमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कुछ अपना रणनीतिक बदलाव करती है तो उसमें जरूर दिखाई देगा। जी।